नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोल रहा हूं। शुरुआत उस खबर से करूंगा जिसकी देश भर में चर्चा है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में गजब ट्विस्ट। सोनम और राज का आमना सामना हुआ है और कौन सा सबसे बड़ा खुलासा हो गया आज आपको बताऊंगा। सोनम की चैट में क्या मिला है, पति राजा का कमरा और वो वीडियो जो पूरे मर्डर केस की कहानी क्लियर कर देंगे, आज वो बताऊंगा। पहली बार टीवी पर सोनम के पति राजा रघुवंशी के मर्डर स्पॉट से वो लाइव रिपोर्ट जो दिल दहला देगी। सोनम का आशिक राज या सोनम का भाई राज। राजा रघुवंशी मर्डर केस में नया मोड़ आ गया है क्या? राजा, सोनम और आशिक राज इतनी ही कहानी है या कोई सीक्रेट कैरेक्टर भी है जिसने मर्डर कराया है? आज इसके बारे में भी बात करूंगा। पाकिस्तान की जबरदस्त धुलाई करने वाली टीम से पीएम मोदी की मुलाकात की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ गई हैं। मोदी का मारक हथियार ओवैसी जिसने फिर कर दी पाकिस्तान की ऐसी की तैसी, आज उसके बारे में भी बात होगी। कहीं घर में आग, कहीं एसी में ब्लास्ट, ऊपर से जला देने वाली गर्मी। कैसा गजब कांड हो रखा है आज आपको दिखाऊंगा। अचानक ऐसी जला देने वाली गर्मी क्यों आई और यह जाएगी कब? पाठशाला में इसकी डिटेल बताऊंगा। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, फिर पहला चैप्टर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई है। देहरादून पहुंचे राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर पाकिस्तान सरकार अपनी जमीन पर आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पा रही है तो वो भारत की मदद ले सकती है। सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले मेले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि बहराइच में मेला महाराजा सुहेल देव के नाम पर लगना चाहिए, विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी के नाम पर नहीं। मंगलवार को बहराइच पहुंचे सीएम योगी ने महाराजा सुहेल देव की प्रतिमा का अनावरण भी किया। क्लासरूम घोटाले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने दूसरा समन जारी किया है। उन्हें 20 जून को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले भी सिसोदिया को समन भेजा गया था जिसमें उन्हें 9 जून को पेश होने के लिए कहा गया था। यह मामला करीब 2000 करोड़ रुपए के कथित घोटाले से जुड़ा है। मनीष सिसोदिया पर करीब 12,748 क्लासरूम और इमारतों के निर्माण में नियमों की अनदेखी का आरोप है। दिल्ली में अवैध झुग्गियों पर हो रहे बुलडोजर एक्शन पर सियासत गर्मा गई है। कालकाजी में भूमिहीन कैंप में बने 1200 घरों को डीडीए ने बुलडोजर एक्शन के लिए नोटिस दिया है, जिस पर कालकाजी से आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी झुग्गी वालों के समर्थन में पहुंच गई। बवाल बढ़ने पर पुलिस ने आतिशी को हिरासत में लिया। तनाव को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर से कटरा तक वंदे भारत में सफर किया। फारूक अब्दुल्ला नौगाम रेलवे स्टेशन से कटरा तक वंदे भारत ट्रेन में सवार हुए। इस दौरान फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें कटरा जाने वाली इस ट्रेन से यात्रा करके बेहद खुशी हुई और इस ट्रेन से कश्मीर और पर्यटकों को बहुत फायदा होगा। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन ऑफ पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें आज आपको बताऊंगा राजा रघुवंशी मर्डर केस में गजब ट्विस्ट। सोनम और राज का आमना सामना हुआ और कौन सा बड़ा खुलासा हुआ। सोनम की चैट, पति राजा का कमरा और वो वीडियो जो पूरे मर्डर केस की कहानी क्लियर कर देंगे। पहली बार टीवी पर सोनम के पति राजा रघुवंशी के मर्डर स्पॉट से वो लाइव रिपोर्ट जो दिल दहला देगी। सोनम का आशिक राज या सोनम का भाई राज। राजा रघुवंशी मर्डर केस में नया मोड़ आ गया है क्या? राजा, सोनम और आशिक राज इतनी ही कहानी है या कोई सीक्रेट कैरेक्टर भी है जिसने मर्डर कराया है? आज इसकी बात करूंगा। देखिए, वैसे तो हम पाठशाला में अक्सर बड़ी राजनीतिक खबरों का चैप्टर लेकर सबसे पहले आते हैं, लेकिन सोनम रघुवंशी का केस ऐसा है कि 2 दिन से घर घर में इस केस की बात हो रही है। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि क्या अब लोग हनीमून पर जाना छोड़ दें क्या? बॉस, ये कोई एक सिंपल मर्डर केस नहीं है। इसने रिश्तों में जो विश्वास होता है उस विश्वास का मर्डर किया, ये ऐसी खबर है। देश का हर परिवार शॉक्ड है बॉस। आप सोचिए, मां फोन करे, मुझे आज किसी ने बताया कि उसकी मां ने फोन किया और बोला कि बेटा तुम्हारी शादी कैसे करेंगे, लड़की ढंग की नहीं मिली। तब आप सोचिए इस खबर का इंपैक्ट क्या है। मां को लग रहा मेरा बेटा हनीमून पे जाएगा तो मरा तो नहीं जाएगा। और आप अपनी पत्नी के साथ सेफ नहीं है, पत्नी मार देगी, अपने लोग मारने लग जाएंगे, आदमी क्या करेगा? जिंदा रहेगा, क्या करेगा बॉस? इसलिए इस खबर का इंपैक्ट बहुत बड़ा है और इसलिए यह एक नॉर्मल क्राइम स्टोरी नहीं है।
यह बहुत गंभीर खबर है और इसलिए इस खबर पर बात करना जरूरी है, इसकी एक एक बारीकी को समझना जरूरी है, क्योंकि हमारे आसपास इस तरह की खबरें अचानक से बढ़ गई हैं। कभी कोई पत्नी अपने पति को अपने आशिक के साथ मिलकर मार देती है और नीले ड्रम में भर के सीमेंट में दबा देती है। चल क्या रहा है बॉस? कभी सोनम रघुवंशी जैसा केस आ जाता है जहां नई नवेली दुल्हन पर ही आरोप लग जाते हैं कि उसने अपने हनीमून पर ही पति को भाड़े के हथियारों से मरवा दिया। कहीं पत्नी ने इतना प्रताड़ित किया कि बेंगलुरु में एक लड़के ने सुसाइड कर लिया। चल क्या रहा है भाई? पति सेफ नहीं है क्या इस देश में? रिश्ते सेफ नहीं रह गए हैं क्या? सोनम रघुवंशी पर जो आरोप लगे हैं उसने पूरे देश को दंग करके छोड़ दिया है कि क्या कोई इस तरह का कांड भी कर सकता है। इस केस में गजब गजब के ट्विस्ट आ रहे हैं, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और ये ऐसे खुलासे हैं जो इस केस में लोगों को और भी ज्यादा हैरान कर देंगे। पूरा देश पहले से ही इस केस को देखकर दंग है कि एक लड़की जिसकी शादी हुए 10 दिन हुए थे, उसने हनीमून ऐसा प्लान कर लिया कि हनीमून पर ही कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को बुलवाकर अपने पति का मर्डर करवा दिया। और आज तो और बड़े बड़े खुलासे हो गए जिनके बारे में आज आपको पाठशाला में बताऊंगा। आज आपको ऐसी एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाऊंगा राजा के बेडरूम की, राजा के घर की, और बहुत कुछ है आज पाठशाला के इस चैप्टर में। लेकिन आप देखिए कि इस केस को लेकर कैसे लोगों में गुस्सा है। सोनम ने जिन भाड़े के हत्यारों को पति राजा के हत्या के लिए सुपारी दी थी, उन आरोपियों को जब ट्रांजिट रिमांड पर शिलोंग ले जाया जा रहा था तो लोगों के गुस्से से बचाने के लिए कैसे पुलिस उनको बचा के ले जा रही है। आप देखिए, पब्लिक का मूड था कि इनको वहीं पे पूछ दें, ऐसे बचा के ले जाना पड़ रहा है। ये वो आरोपी हैं जिन पर आरोप है कि इन्होंने ही सोनम के कहने पर राजा रघुवंशी को मारा। तो आप इनका चेहरा ढका हुआ है, ये देखिए, और इनको पुलिस लेके जा रही है। तो भाई भीड़ थी, भीड़ का बस चलता है तो वहीं कूट देते इन लोगों को। और कुछ लोगों ने लगाए हैं एक दो। इस केस को लेकर और क्या खुलासे हुए हैं, पुलिस हिरासत में पिछले 24 घंटे में सोनम रघुवंशी के साथ क्या क्या हो रहा है, वो आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले इस केस के ताजा अपडेट की एक झलक देखिए। देखिए, राज बेकसूर होता कभी तो जिंदा सोनम से बात नहीं करता। कभी ऐसा नहीं कर सकता, हम उसको हमेशा से जानते हैं। सोनम रघुवंशी केस में जैसे जैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं वैसे वैसे लोग कह रहे हैं कि इस लड़की ने क्या क्या कांड कर डाले। आज सोनम को लेकर जो खुलासा हुआ वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 23 मई को फोटोशूट का बहाना करके राजा को सोनम पहाड़ी कोरसा इलाके में लेकर गई थी। यहां प्लान के मुताबिक तीनों सुपारी किलर्स राजा और सोनम से मिले, जिसके बाद सुपारी किलर्स भी सोनम और राजा के साथ पहाड़ी पर पहुंचे। इस दौरान पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते आरोपी थक गए तो उन्होंने राजा की हत्या करने से मना कर दिया, कहा जा रहा है। इसके बाद सोनम ने इन जो किलर्स थे इन्हें 20 लाख रुपए का ऑफर दिया, कहा जा रहा है, और कहा कि मारना तो पड़ेगा ही, मारोगे कैसे नहीं, 20 लाख रुपया दूंगी। इसके बाद सोनम ने राजा के पर्स से निकालकर 15,000 रुपए हत्यारों को दे दिए। आप सोचिए क्या ही महिला है ये, जो आरोप लग रहे हैं इस पर कि मतलब किलर कह रहा है कि मैं नहीं और चढ़ पाऊंगा, मैं नहीं मार पाऊंगा, तो कह रही 20 लाख रुपया और दूंगी, मारोगे कैसे नहीं तुम। और फिर उसी आदमी अपने पति के पर्स से पैसा निकाल के 15,000 दे रही है हत्यारों को कि मारो इसको। इस दौरान जैसे ही सुनसान जगह पड़ी, सोनम ने कातिलों को ऑर्डर दिया और कहा कि मार दो इसे। इसके बाद एक सुपारी किलर ने राजा के सिर पर पीछे से वार कर दिया, लेकिन राजा उससे भिड़ गया। तभी राजा के सिर के आगे एक और वार किया गया और राजा लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया। इसके बाद जब कातिल उसे खाई में फेंकने लगे तो सोनम ने इसमें भी हत्यारों की मदद की, कहा जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जिस वक्त राजा को खाई में फेंका गया उस वक्त वो जिंदा था। आप सोचिए बॉस, आपने ऐसी कहानी फिल्मों में सुनी होगी कि भाई इस तरीके से किसी को मार दिया बॉयफ्रेंड के साथ मिलके या प्लान करके। लोग शॉक्ड हैं कि क्या ही कैरेक्टर है ये सोनम, जो आरोप लग रहे हैं उसको सुन के, कि मतलब जो कातिल है वो पीछे हट जा रहा है लेकिन करिए नहीं मारना होगा, और फिर लाश उसको नीचे फेंकने में, राजा को खाई में फेंकने में मदद कर रही है।
कैसा मजबूत कलेजा होगा। ये बताने के लिए कलेजा नहीं था कि मेरा अफेयर चल रहा है जो आरोप लग रहा है, मारने के लिए कलेजा था। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये खबर देखना हर घर घर के लिए बहुत जरूरी है बॉस, कि आपके घर में चल क्या रहा है, आपकी बेटी आपका बेटा, उनके बीच क्या चल रहा है, उनके अंदर क्या पक रहा है, ये समझना बड़ा जरूरी है बॉस। पति को खाई में फेंक दिया, बताइए। और बताइए राजा पे क्या बीती होगी, इतना खुश था, उसने देखा होगा अपने आंखों के सामने कि जिस लड़की के लिए, और अभी आपको राजा का कमरा दिखाऊंगा तो आपको और एकदम दिल रोने लगेगा कि वो लड़का कितना प्यार करता था इस लड़की से, और उसने जब देखा होगा मरते मरते कि मुझे नीचे फेंक रही है लड़की, बाप रे बाप क्या बीती होगी उसमें। पति को खाई में फेंकने के बाद सोनम ने राजा के फोन से उसके सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट करके लिखा कि 7 जन्मों का साथ है। सोचिए जिस पति के साथ 7 जन्मों का साथ निभाने की कस्में खाई थी, उस पति को लहूलुहान करके खाई में जिंदा फेंक दिया, जिसके कई दिनों बाद राजा की सड़ी गली हालत में लाश मिली। और दिमाग देखिए कि उससे उसी के मोबाइल से पोस्ट कर रही है कि 7 जन्मों का साथ है, ताकि किसी को शक ना हो कि पत्नी ऐसा कर सकती है। शिलोंग में राजा रघुवंशी की बॉडी वी सॉन्ग डोंग वाटरफॉल के पास मिली थी। शिलोंग में टाइम्स नाउ नवभारत की टीम भी मौजूद है। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम उस इलाके में पहुंची जिस इलाके में सोनम राजा रघुवंशी को लेकर गई थी। ये वो इलाका है, देखिए बॉस, ये वो जगह है जहां बहुत कम टूरिस्ट आते हैं। यहां स्थानीय गांव के विवाद के चलते टूरिस्ट लिमिटेड आते हैं। हमारी टीम इस इलाके में पहुंची और वहां ज्यादातर इलाका सुनसान था। सुनसान जंगलों वाले इस इलाके से हमारे सहयोगी गौरव और पूजा की रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, जो आपको बताएगी, आपको यह अंदाजा करने में मदद देगी कि उस वक्त राजा रघुवंशी के साथ क्या हुआ होगा। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो कुल मिलाकर इसी तरीके से राजा रघुवंशी इन वादियों को निहार रहा था और वो उम्मीद लगाए बैठा था कि आने वाला उसका वैवाहिक जीवन कैसे होगा, कैसे वो अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा। जितने सोशल मीडिया पर वीडियो उसके परिवार के साथ है, उसकी खुशी शायद आसमान पर है कि वो सोनम रघुवंशी से शादी कर रहा है। लेकिन उसको नहीं पता था कि सोनम रघुवंशी वो एक दुल्हन जिसके मन में एक कातलाना साजिश चल रही है, वो इन्हीं वादियों में हमला करवाकर सुपारी किलर से उसकी लाश को यहाँ पर इस तरीके से लावारिस फेंक कर अपने ही विधवा होने का प्लान रख देगी। राजा के कत्ल में कौन सा हथियार इस्तेमाल हुआ, वो हथियार कहां से मंगवाया गया, इसका भी खुलासा हो गया। सूत्रों के मुताबिक राजा की हत्या डाव से की गई, जो एक बड़े चाकू जैसा हथियार होता है, जिसको अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको डाव कहते हैं, डाव। इसका इस्तेमाल पूर्वोत्तर के राज्यों में लोग लकड़ी वगैरह काटने के लिए करते हैं, इसलिए वहां यह बहुत आसानी से मिल जाता है। इसे ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं। राजा की हत्या के लिए भी इसी डाव का इस्तेमाल किया गया कहा जा रहा है, और इसको भी ऑनलाइन ही मंगवाया गया था। बताया जा रहा है कि डाव से ही हत्या इसलिए की गई ताकि यह लगे कि राजा की हत्या स्थानीय बदमाशों ने जेवर लूटने के लिए की, क्योंकि भाई फॉरेंसिक जांच होगी, पोस्टमार्टम होगा, तो उसमें जब जांचा जाएगा कि भाई किस तरह का जख्म है, तो भाई डॉक्टर बताएगा कि ये तो डाव का लग रहा है, किसी धारदार बड़े हथियार से हुआ है, अच्छा ये तो डाव हो सकता है। तो डाव कौन यूज करेगा, तो लोकली आदमी ना यूज करेगा, कोई यहां से जाके मारने वाला डाव लेके जाएगा ऐसा तो कोई सोचेगा नहीं। प्लानिंग देख रहे हैं बॉस, दिमाग देख रहे हैं, कितना मतलब नॉर्मल लोग हैं लेकिन एकदम क्रिमिनल से भी 4 कदम आगे जाके सोच रहे हैं। लेकिन यहां भी उसकी प्लानिंग फेल हो गई, क्योंकि सोनम और हत्यारों ने जो डाव ऑनलाइन मंगवाया उसकी बनावट शिलोंग में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले डाव से अलग थी। इस पर एक रिपोर्ट देखिए, आपको समझ में आएगा कि इन लोगों ने बहुत शातिर काम तो किया लेकिन कैसे एक गलती कर दी। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की लाश जिस वसई डोंग इलाके में मिली, उसके पास से ये हथियार मिला। ये देसी हथियार जिसको मेघालय के इलाके में डॉब बोलते हैं, ये एक तरह की कुल्हाड़ी है। और जब पुलिस ने डेड बॉडी को वहां से अपने कब्जे में लिया तो ये हथियार मिला। और ये हथियार मेघालय में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन उसकी जो बनावट थी वो दरअसल मेघालय की नहीं थी, वो गुवाहाटी की थी। ऐसे में पुलिस को शक हुआ कि अगर लूटपाट के हिसाब से घटना हुई है तो वहां पर हत्यारों ने मेघालय के हथियार इस्तेमाल किए होते, लेकिन वहां पर तो ये गुवाहाटी की बनी हुई डॉब इस्तेमाल हुई थी। इसकी बनावट लोकल मेड नहीं थी, क्योंकि सोनम रघुवंशी की कोशिश ये थी कि इस पूरे हत्याकांड को लूट की वारदात की तरह दिखाई जाए। लेकिन जहां से ये बरामद हुआ, ये दरअसल मेघालय का स्थानीय हथियार उस तरीके से प्रतीत नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके बनावट में फर्क था।
राजा की हत्या के बाद सोनम 17 दिनों तक गायब रही और फिर अचानक शिलोंग से 1200 किलोमीटर दूर गाजीपुर में मिली। तो आखिर इतने वक्त तक सोनम कहां थी? अब इसको लेकर भी बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ। शिलोंग पुलिस के सूत्रों के मुताबिक 23 मई को पति राजा के मर्डर के बाद सोनम तीनों हत्यारों के साथ वापस शिलोंग लौटी। शिलोंग से वो सिलीगुड़ी गई कहा जा रहा है। 25 मई को सिलीगुड़ी से ट्रेन के जरिए वो इंदौर पहुंची थी, यह भी दावा किया जा रहा है कुछ रिपोर्ट्स में। सूत्रों के मुताबिक सोनम इंदौर में किराए के कमरे में रुकी थी। प्लानिंग के मुताबिक सोनम इंदौर से यूपी के गाजीपुर पहुंची। शिलोंग पुलिस के मुताबिक राज ने ही सोनम को एक ड्राइवर के जरिए वाराणसी में ड्रॉप किया था, जहां से वो गाजीपुर तक पहुंची। सूत्रों के मुताबिक सोनम सरेंडर के लिए गाजीपुर नहीं गई थी, बल्कि वो नेपाल भागने के लिए निकली थी। लेकिन बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के पकड़े जाने के बाद वो टूट गई। उसे लगा कि वो भी अब बच नहीं सकती, इसलिए उसने गाजीपुर में ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। सोनम और राज कुशवाहा ने राजा की हत्या के बाद बड़ी चालाकी से आगे की प्लानिंग भी की थी, यह भी दावा किया जा रहा है। लेकिन पुलिस ने दोनों की प्लानिंग फेल कर दी। सोनम की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने ऐसी ट्रिक लगाई कि सोनम ने सब कुछ सच सच उगल दिया। दरअसल राजा की हत्या के बाद भी सोनम और राज कुशवाहा के बीच लगातार फोन पर बातचीत हो रही थी। शिलोंग पुलिस ने दोनों की कॉल रिकॉर्ड के आधार पर ही राज कुशवाहा को 8 जून की रात को गिरफ्तार किया। इसके बाद ही सोनम गाजीपुर में ढाबे पर मिली। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम के मिलने के बाद गाजीपुर में दोनों की वीडियो कॉल पर बात करवाई गई। सोनम से कहा गया कि राज कुशवाहा ने सब सच बता दिया है। इसके बाद सोनम ने भी पुलिस को सारी सच्चाई बता दी और राजा के कत्ल करने की बात कबूल कर ली, यह भी दावा किया जा रहा है। सोनम ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया कि राजा के मर्डर के बाद सोनम और राज लगातार फोन पर टच में थे और आगे की प्लानिंग कर रहे थे। सोनम और राज का प्लान था कि सोनम गाजीपुर में ऐसी हालत में मिलेगी कि उसके साथ लूट हुई है और पति को मार दिया गया है। यही बात सोनम ने ढाबे वाले से कही थी और अब राजा के भाई ने एक बड़ा दावा कर दिया है। उनके मुताबिक राज कुशवाहा यूपी का रहने वाला है। राज ने ही सोनम को गाजीपुर में सरेंडर करने का सुझाव दिया था। गाजीपुर में सोनम राज के घर पर ही रुकी थी। यानी कहा जा रहा है कि पहले प्लान यह था कि सोनम जो है वो फरार हो जाएगी, नेपाल चली जाएगी। लेकिन बाद में जो है जब ये लगने लगा कि और लोग अरेस्ट हो रहे हैं, तो राज ने यह सुझाव दिया कि भाई ये गाजीपुर वाला काम करो। और तब तक जब राज अरेस्ट हो गया तो सोनम को भी लगा कि वो पकड़ी जाएगी और उसने ये काम कर दिया। आप सुनिए राजा के भाई को। देखिए, राज बेकसूर होता कभी तो दिन रात सोनम से बात नहीं करता। सोनम दिन रात उससे बात नहीं करती, घंटे घंटे बात कर रही है, तो कौन सा बेकसूर काम कर रही है। दूसरी बात, 23 तारीख से लेकर अभी तक में अपने करीब 7 तारीख तक में जो है सोनम दिन भर बात करती थी, उससे करती थी, पापा घंटे बात करी है। और हमको जहाँ तक पता है जहाँ सोनम मिली है वो उसी जगह पे राज का घर भी हुई है। उसी घर रुकी हो गया तो वो ये सोनम जो जहाँ रुकी थी, जो राज का घर है, राज का जो घर है प्रॉपर घर उसका उधर ही यूपी में ही है जहाँ पे रुकी थी। हमको यकीन है, हमको तो ये भी पुलिस से यही मांगते करते हैं, तो वहाँ पे जाके सब जांच की जाए ये रुकी कहाँ थी। इधर पुलिस की जांच में सोनम पर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। उधर सोनम खुद को पीड़ित बता रही। रविवार को जब सोनम गाजीपुर के ढाबे पर मिली तो थोड़ी बदहवास से दिख रही थी, लेकिन अब सोनम की जो ताजा तस्वीरें आई हैं उसमें सोनम की बॉडी लैंग्वेज अलग है। जैसे ये वीडियो देखिए, ये पटना के फुलवारी शरीफ थाने का वीडियो है। वीडियो में सोनम का चेहरा ढका हुआ है। पुलिस स्टेशन में सोनम की बॉडी लैंग्वेज काफी डिफेंसिव लग रही। उसने चेहरा नीचे लटकाया हुआ है, किसी से आंख मिलाने से भी बचती नजर आई। थाने में ही सोनम का एक और वीडियो देखिए। इस वीडियो में सोनम थाने के अंदर ही एक डेस्क पर सोती हुई नजर आ रही है। पुलिस हिरासत में सोनम के बारे में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सोनम ज्यादा कुछ खा पी भी नहीं रही है। सोनम किसी से बात भी नहीं कर रही है। सोनम को गाजीपुर से पटना लेकर आए ड्राइवर ने बताया कि वो पूरी रात चुपचाप जागती रही। सोनम ने सिरदर्द की शिकायत की, वो लगातार पानी मांग रही थी। पुलिस की हिरासत में सोनम का एक और वीडियो आया है। यह वीडियो पटना एयरपोर्ट का है। एयरपोर्ट पर सोनम सामान्य तरीके से खड़ी है, उसका चेहरा मास्क से ढका हुआ है। एयरपोर्ट पर उसकी बॉडी लैंग्वेज एकदम सामान्य दिखी। मेघालय पुलिस की टीम सोनम को पटना से कोलकाता और कोलकाता से गुवाहाटी ले जाएगी। गुवाहाटी से फिर आगे उसे शिलोंग ले जाया जाएगा। एयरपोर्ट पर जब सोनम से सवाल किया गया तो वो चुप रही, उसने कुछ नहीं बोला। एक बार देखिए वहां क्या हुआ। इस तरीके के काट क्यों किए?
सोनम का जो सच सामने आ रहा है उससे सबसे ज्यादा सदमे में राजा रघुवंशी का परिवार है। इंदौर के रघुवंशी परिवार ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि उनकी नई बहू ही उनका बेटा छीन लेगी, घर बर्बाद कर देगी। रघुवंशी परिवार तो सोनम के परिवार में आने से बहुत खुश था। शादी के बाद सोनम का बढ़िया स्वागत हुआ था। राजा और सोनम के बेडरूम को बढ़िया तरीके से सजाया गया था। आप ये जो बेडरूम में सजावट देख रहे हैं, ये शादी के दिन की सजावट बताई जा रही है। इंदौर में राजा रघुवंशी के घर से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी। ये रिपोर्ट बताती कि राजा सोनम से कितना प्यार करने लगा था। राजा के परिवार ने कैसे सोनम के लिए खास तैयारियां की थी। एक बार आप तस्वीरें देखिए भाई, आई लव यू लिखा हुआ है उसने सोनम के लिए बलून से दीवार पर। पूरी छत जो है वो बलून से ढकी हुई है। अब तो कई दिन हो गए तो उसमें से हवा निकल गई। एक बार ये रिपोर्ट देखिए कि राजा कितना प्यार करता था सोनम से। उसके कमरे की तस्वीरें देखिए, फिर आपको बताऊंगा कि राजा रघुवंशी के घर में सोनम से जुड़ी और कौन कौन सी चीजें अभी भी मौजूद हैं। ये राजा और सोनम का वो कमरा है जहां पर शादी के बाद ये दोनों कपल जो है एक साथ रहते थे। बाकायदा इस पूरे कमरे की अगर आप तस्वीर देखेंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक नवविवाहित जो जोड़े का कमरा होता है जिसे सजाया जाता है, कुछ उसी तरीके से इसे अभी भी सजाया गया है। और साफ तौर पर अंदाज़ा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा कि किस तरीके से घर की नई बहू का स्वागत जो है वो करने की तैयारी पूरे परिवार द्वारा यहाँ पर की गई थी। यहाँ पर आप देख पाएंगे छतों पर जो है लाल रंग के जो गुब्बारे हैं ये लगाया गया है साफ तौर पर, और वो इसलिए लगाया गया है कि एक मैसेज जो है वो अपनी बहू को लेकर दिया जा सके कि वो कितना उससे प्यार करते हैं। जब सोनम शादी करके पहली बार राजा के घर आई तो पूरे रीति रिवाज से सोनम का गृह प्रवेश हुआ। रीति रिवाज के मुताबिक राजा के घर में सोनम के हल्दी वाले हाथ दीवार पर आज भी छपे हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये सोनम के हाथ है। उस समय हल्दी लगी थी। आज कहा जा रहा, आरोप लग रहा है कि सोनम के इन्हीं हाथों में खून से सने हैं, वो हाथ राजा के खून से सने जिन पे कभी हल्दी लगी। शादी में मिले गिफ्ट, शादी में पहनी राजा की जूती, सब कुछ जैसा का तैसा वहां मौजूद है। राजा रघुवंशी के घर से एक और रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं पूछताछ में क्या पता चल रहा है। लेकिन ये मैं एक तस्वीर आपको दिखाती चलूं कि देखेंगे आप कि जब घर में नई बहू आती है, नया जोड़ा आता है, तो बहू के हाथ का जो छापा होता है घर की लक्ष्मी के तौर पर, उसे मार्क कराया जाता है। देखिए श्री गणेश जो हैं उनकी यहाँ पर आराधना की गई जब दोनों ही नवविवाहित जोड़े घर में आए। घर के जितने कोने हैं, ये एक दीवार हो गई, या इसके बाद ये जो तीसरी दीवार भी आप देख रहे हैं, तो ऐसे ही चारों तरफ जो घर है वहाँ पर इसकी जो हाथ के छापे होते हैं सोनम के वो हैं। और ये देखिए चीजें अभी भी ऐसी की वैसी हैं। आप देखेंगे कि ये जो जूती है, ये जो मोजड़ी है, ये आप देख पाएंगे कि ये दूल्हे राजा बने राजा रघुवंशी की है। और साफ तौर पर घर और कमरा जैसे का तैसा बना हुआ है। राजा के घर से सोनम के सामान या उसके जुड़ी निशानियों को इसलिए भी नहीं हटाया गया है क्योंकि ये भी इस केस में अहम सबूत हो सकते हैं। शायद इन सबूतों की ही तलाश में आज क्राइम ब्रांच की टीम राजा रघुवंशी के घर गई। क्राइम ब्रांच की टीम ने परिवार से कुछ देर बात की और फिर वहां से निकल गई। राजा के परिवार को तो अंदाजा ही नहीं था कि जिस सोनम से वो अपने बेटे की शादी करवा रहे हैं वो सोनम तो उनके बेटे को ही छीन लेगी। आज राजा के पिता अशोक रघुवंशी सामने आए। उन्होंने राजा और सोनम की शादी को लेकर जो बातें बताई, उसका मतलब यही निकलता है कि राजा के परिवार वाले अगले साल शादी करना चाहते थे, लेकिन सोनम के परिवार वाले शादी करने की हड़बड़ी में थे और इसी साल शादी करने के लिए कह रहे। शादी के लिए कुंडली भी राजा के परिवार ने नहीं मिलवाई थी। कुंडली भी सोनम के परिवार ने अपने ही पंडित से मिलवा ली थी। रिश्ता तय करने से लेकर शादी होने तक और 4 दिन सोनम के ससुराल में रहने के बाद तक की भी किसी को कहीं कोई गड़बड़ी नजर नहीं आई। राजा के पिता अशोक रघुवंशी ने इस शादी को लेकर क्या कहा, एक बार वो सुनिए, क्योंकि वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सोनम के पिता से मिलकर इस रिश्ते की बातचीत की थी और जिसके बाद शादी हुई। हमने बताया कि हमारा लड़का मांग ली है। उन्होंने बोला हमारी लड़की मांग ली है। अच्छा, तो रघुवंशी पुस्तक में फिर नहीं आके बात चली। उसके बाद फिर शादी बोले, हमने बोला अगले साल करेंगे। बोले शादी अगले साल शादी नहीं है, इसी अपने को इसमें करना पड़ेगा। किसने कहा था? अब आप क्या चाहते हैं? लड़के वालों ने बोले इसके बाद फिर शादी भी अगले साल होगी, इसके बाद फिर अपन तब तक लेट हो जाएंगे। बात से फिर नहीं आई। फिर राजा को बोला कि फ़ोन लगा के टिकट तो पहले से बुक करा लियोगे घूमने के, भाई बच्चे हैं, टिकट बुक करा लेते अपन घूमने चलेंगे। बोले कहाँ? बोला अच्छी जगह चलेंगे अपन। लगातार दिखाई भी दे रहा है और मेरे से बच्चा मिला भी नहीं है।
और चला गया परिवार, वो उधर से चली गई, उसके घर से राजा को एयरपोर्ट बुला लिया। हाँ, अच्छा, ये कि ज्योतिष ने तो मना किया था कहीं बाहर जाने का कि अभी। हाँ, सवा में तो जाते ही नहीं है। पंडित ने कैसे, मतलब उनकी कुंडली मिलाई, कैसे क्या हुआ? उनके पंडित ने कुंडली मिली, मेरे तो पंडित था नहीं कोई, मेरा पंडित नहीं था। बोला हमने कर लिया और एक ही दोनों कर दे, कहाँ को पैसा खर्च करो, यूँ बोला। अच्छा, दोनों की राजी मर्जी से शादी? हाँ, राजी मर्जी शादी हुई। सोनम ने भी पसंद किया था राजा? हाँ, राजा ने पसंद किया, लड़की ने पसंद किया। सोनम ने अपने कातिल इरादों के बारे में राजा रघुवंशी के परिवार को जरा सी भी भनक नहीं लगने दी। राजा और उसका परिवार तो इस शादी को लेकर काफी खुश था। सबसे ज्यादा खुश तो राजा रघुवंशी था। राजा रघुवंशी के शादी के कुछ और वीडियो आए हैं जिसमें राजा अपने परिवार के साथ खूब मस्ती करता दिख रहा है। जैसे ये वीडियो देखिए, और राजा और उसकी बहन दोनों शादी को लेकर काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं। शादी से पहले तैयारियों से लेकर शादी तक की रील बनाई जा रही थी। एक और वीडियो देखिए, इसमें राजा रघुवंशी घोड़ी पर बैठा हुआ है और अपने दोस्तों के साथ रील बनवा रहा था। यानी राजा बहुत खुश था। और इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि ये एक सामान्य मर्डर केस नहीं है, सिर्फ ये रिश्तों के मर्डर का सबसे बदनुमा चेहरा है, सबसे घिनौना चेहरा है कि आप किसी से शादी कर रहे हैं और उसको हनीमून पे ले जाके मार दे रहे हैं। यह आरोप लग रहा है। किस पे विश्वास करेगा आदमी भाई, अगर दुनिया ऐसी हो जाएगी कि पत्नी के साथ भी आप घूमने जाएं तो दिमाग में चलेगी, मार तो नहीं देगी। राजा की मां उषा रघुवंशी भी यही कह रही कि परिवार तो इतना खुश था कि इन बातों पे उनका ध्यान ही नहीं गया कि कैसे सोनम अंदर ही अंदर साजिश रच रही। अब जब वो पुरानी बातों को याद कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि अरे बॉस, ये तो कड़ियां जुड़ रही हैं। सुनिए राजा की मां ने सोनम के बारे में क्या नया खुलासा किया है। हमने उस चीज़ पे गौर नहीं करा ना, ध्यान ही नहीं दिया ना, मतलब कि अपन शक क्यों करेंगे। अपन किसी की लड़की लेके आ रहे हैं अपने लड़के के लिए, तो अपन तो जो उसका पुराना क्या बीता हुआ है उस पर तो अपना ध्यान जाएगा नहीं। अपन को तो नई खुशियाँ दिख रही थी ना, तो अपन ने तो नई खुशियों की तरफ ही ध्यान दिया था ना। राजा भी काफी खुश थे शादी से। राजा बहुत खुश था, बहुत खुश था। सब वीडियो में नाच रहा, कूद रहा, बहुत मस्ती कर रहा, सबके साथ बहुत खुश था मेरा बेटा। वो क्या, हम पूरे घर भर के बहुत खुश थे क्योंकि उसकी शादी का हम बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे। तो हमने सोचा मंगली लड़की अभी तक मिली नहीं, अब मिल गई तो कर दें। जबकि है ना, हमारे लड़के के लायक भी लड़की नहीं थी, इतनी लड़का इतना सुंदर लगता थे के बाद भी हमने सोचा संबंध जुड़ जाएंगे। कल तक राजा के परिवार के लिए यकीन करना मुश्किल था कि सोनम भी राजा की हत्या में शामिल थी, लेकिन अब जैसे जैसे जांच में नए नए खुलासे हो रहे हैं, राजा के परिवार का सोनम पर शक भी यकीन में बदल गया। कल तक राजा का परिवार सोनम को लेकर अगर मगर कर रहा था, लेकिन अब राजा की मां साफ कह रही है कि सोनम ने ही उसके बेटे को मरवा दिया। सुनिए राजा की मां का लेटेस्ट बयान। पूरा यकीन से कह सकती हूँ कि सोनम नहीं करा, जो कुछ करा वो सोनम नहीं करवाया। उसकी साजिश थी, उसने मिलकर मेरे चोरों को मरवा दिया। सोनम से भी क्या दुश्मनी थी, वो तो उसका पति थे ना, उसको तो उसको बचाना चाहिए था ना, कि मारते हुए देखना चाहिए था। मेरा सवाल यही उठ रहा कि सोनम मारते हुए कैसे देख सकती, तो फिर उसने देखा क्यों? इसमें किसकी शादी से भी सोनम की नहीं है। सोनम को लेकर अब राजा के परिवार का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। राजा के परिवार से शादी में इस्तेमाल सोनम के पोस्टर फाड़ दिए हैं। पोस्टर में राजा और सोनम की तस्वीर थी, दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। इतना ही नहीं, सोनम के पोस्टर पर कचरा फेंका गया, सोनम की तस्वीर पर चप्पलें मारी गई। यह सब करने के बाद सोनम के पोस्टर को आग लगा दी। राजा रघुवंशी का परिवार अब सिर्फ सोनम को ही दोषी नहीं मान रहा, बल्कि उसके परिवार पर भी सवाल उठा रहा है। राजा के भाई विपिन ने आरोप लगाया है कि सोनम ने पहले ही राजा से शादी से इनकार कर दिया था और सोनम ने यह बात अपनी मां को बताई थी। विपिन का दावा है कि सोनम ने अपनी मां को चेतावनी भी दी थी कि अगर उसकी शादी राज कुशवाहा से नहीं कराई गई, जिससे भी शादी कराओगी, अंजाम बहुत बुरा होगा। विपिन ने आरोप लगाया कि सारी बातें सोनम ने अपनी मां को बताई होंगी। मां से सारी बातें छिपाते हुए मां ने सारी बातें छिपाई और शादी करवा दी। अब राजा का परिवार सोनम के परिवार को भी आरोपी बनाने की मांग कर रहा है। सोनम ने अपने परिवार को जो धमकी दी थी वही बाद में हुआ भी। राजा का जो हश्र हुआ वो पूरे देश ने देखा कि कैसे हनीमून पर पत्नी को लेकर गए पति की हत्या कर दी गई। ऐसा केस तो कभी किसी ने देखा सुना नहीं था। आप ये भी देखिए कि जिस राज के साथ सोनम के अफेयर की बात चल रही है, उस राज ने आखिर तक किसी को शक नहीं जाहिर होने दिया। जिस दिन राजा की डेड बॉडी इंदौर उसके घर आई थी, उस दिन राज कुशवाहा भी सोनम के परिवार के साथ राजा के घर पहुंचा था। कल हमसे पाठशाला में बात करते हुए राजा की मां ने यह बात बताई थी और अब उसका वीडियो भी आ गया उस दिन का। इसमें आपको यह लड़का दिख रहा है
ये भाई सोनम के पिता को सहारा देता हुआ चल रहा, यही लड़का राज कुशवाहा है। और आप इसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे वो राजा की मौत से कितना दुखी है। इस वीडियो में सोनम के पिता को जो दूसरा लड़का सहारा दे रहा है वो राजा का फ्रेंड अभिषेक है, जिससे टाइम्स नाउ नवभारत ने बात की। सुनिए उसने क्या बताया। उसकी पूरी कोशिश थी कि पुलिस की आंखों में धूल झोंकना, सभी लोगों की आंखों में धूल झोंकना, और वो लेकर आया था उसके मम्मी पापा को, सोनम के मम्मी पापा को वो खुद लेकर आया था यहाँ पे। और जब उसके पापा चलने की हालत में नहीं थे तो हम दोनों ने उनको दर्द था, बट ये नहीं जान पाए थे हम कि कुछ ये भी हो सकता है। अच्छा, आपको डाउट था कि इस तरह कुछ डरा हुआ सा लग रहा है? डरा हुआ तो था ही सही ना वो, क्योंकि उनके यहाँ काम करता था। हो सकता है कि अब सर थे उसके, वो तो हो सकता है कि शायद डरता हो उनसे, पर उसके चेहरे पे अभी जो वीडियो देखी अपन ने, उसके चेहरे पे एक डर अलग ही झलक रहा है। राजा के परिवार को अब पक्का यकीन होने लगा है कि राज और सोनम ने मिलकर राजा के मर्डर को प्लान किया था। पुलिस ने भी राज और सोनम की प्रेम कहानी का खुलासा किया है, लेकिन अब राज के परिवार वालों ने नया सस्पेंस क्रिएट कर दिया। अब राज का परिवार सामने आया है, जिनका दावा है कि सोनम को राज दीदी दीदी बोलता था। सोनम भी राज को भैया कहकर बुलाती थी। तो ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कैसे हो सकते हैं, परिवार पूछ रहा है। टीवी पर न्यूज देखने के बाद राज को हत्या का पता चला था, यह भी उस राज का परिवार दावा कर रहा है। यानी राज कुशवाहा के परिवार का दावा है कि राज तो सोनम को बहन मानता था, सोनम राज को भाई मानती थी। वो आशिक कैसे हो सकता है? राज और सोनम के बीच कोई चक्कर ही नहीं चल रहा था, यह राज के परिवार का दावा है। सुनिए एक बार। नहीं कर सकता, हम उसको हमेशा से जानते हैं, उन दोनों को जानते हैं, वो नहीं कर सकते ऐसा। दोस्ती क्या बोल सकते अंकल, वहाँ पे काम करता था, उसको दोस्ती थोड़ी ना बोलते। एक नौकर और मालिक का रिश्ता था, जैसे वो मैम थी, वो दीदी बोलता था उनको, वो बोलता था दीदी, और वो भैया, ऐसे बात होती थी उनकी। अब ये कहानी में एक नया ट्विस्ट है। राज का परिवार कह रहा है कि भाई वो तो दीदी भैया थे, पुलिस कह रही है कि भाई ये तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, इसी चक्कर में कांड हो गया। कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा कैरेक्टर है जो अभी कहानी में आया ही नहीं है। राज कुशवाहा की बहन के इस बयान ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। लोग पूछ रहे हैं कि क्या राज कुशवाहा सिर्फ मोहरा तो नहीं है? क्या राजा की हत्या का मास्टरमाइंड कोई और है? क्या सोनम की जिंदगी में कोई और भी था क्या? क्योंकि राज की बहन ही नहीं, राज की मां का भी आरोप है कि उनका बेटा तो छोटा बच्चा है जिसे फंसाया गया है। सुनिए राज की मां को। तब मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, कभी ऐसा काम नहीं सकता। 20 साल की उसकी उम्र है भैया। जब से हम सुना 3 दिन से हम पानी नहीं पिए, जब से मेरा बच्चा गया। सोनम के भाई के यहाँ काम करता तो वो भी वही फैक्ट्री में वो भी काम करती थी। अब काम कर रहे में आप भी तो बात करोगे, कोई बात करेगा तो तुम भी बात करोगे। झूठा फंसा दिया भैया मेरे बच्चे को। राज की मां और बहन दोनों का आरोप है कि राज को फंसाया गया, लेकिन पुलिस की जांच में राज और सोनम की मिलीभगत से जुड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं। अब सोनम और राज के चैट से भी बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम राजा से शादी के बाद भी बॉयफ्रेंड राज के साथ व्हाट्सएप चैट करती थी। सोनम ने राज को मैसेज किया था कि उसका पति राजा उसके करीब आ रहा है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। सोनम ने राज से मैसेज में कहा था कि उसे अपने पति का करीब आना पसंद नहीं है। सोनम ने राज से कहा कि राजा का कत्ल करने के बाद वो विधवा हो जाएगी और फिर उससे शादी कर लेगी। ये भी कुछ सोर्सेस दावा कर रहे हैं कि इस तरह की चैट्स मिली। पुलिस के मुताबिक सोनम ने शादी के 3 दिन बाद ही बॉयफ्रेंड राज के साथ मिलकर अपने पति को मारने का पूरा प्लान बना लिया था। हालांकि ये खबरें अभी सोर्सेस के हवाले से, और बहुत सारी जानकारियां जो आ रही है वो बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। इसलिए पुलिस की पूरी जांच हो जाने का इंतजार करना होगा। पुलिस के मुताबिक सोनम ने अपने पति को मारने की प्लानिंग तो शादी के बाद की थी, लेकिन क्या शादी से पहले ही सोनम तय कर चुकी थी कि वो राजा की हत्या करके राज से शादी करेगी? क्योंकि अब ऐसी थ्योरी भी चल रही है कि क्या सोनम ने अपनी कुंडली का मंगल दोष मिटाने के लिए अपने पति राजा की हत्या करवाई, जिससे मंगल दोष मिटने के बाद सोनम राज कुशवाहा से दूसरी शादी कर सके। क्योंकि मान्यताएं ऐसी हैं कि मांगलिक व्यक्ति की शादी गैर मांगलिक से करने पर जीवन में नकारात्मक असर पड़ सकता है। ऐसे में आम धारणा यह है कि मांगलिक व्यक्ति को मांगलिक से ही शादी करनी चाहिए, या फिर मांगलिक दोष हटाने के लिए कोई उपाय करना होगा। जैसे सोनम और राजा दोनों मांगलिक थे और इसी वजह से दोनों की शादी भी दोनों के परिवार वालों ने करवाई थी। लेकिन अगर सोनम की शादी राजा से ना होकर राज से होती तो उसके लिए सोनम का मांगलिक दोष हटवाना पड़ता। मांगलिक दोष हटवाने के दूसरे उपाय होते हैं, लेकिन अब कुछ लोग यह कह रहे हैं कि मांगलिक दोष हटाने के लिए सोनम ने राजा को ही रास्ते से हटा दिया।
ऐसी बातें इसलिए होने लगी हैं क्योंकि आज राजा के पिता ने यह खुलासा किया कि सोनम और राजा की कुंडली तो सोनम के परिवार ने मिलवाई थी, राजा के परिवार ने कुंडली मिलवाई ही नहीं थी। सुनिए राजा के पिता को। पंडित ने कैसे मतलब उनकी कुंडली मिलाई, कैसे क्या हुआ? उनके पंडित ने कुंडली मिली, मेरा तो पंडित था नहीं कोई, मेरा पंडित नहीं था। बोला हमने कर लिया और एक ही दोनों कर दे, कागज पैसा खर्चे करो, यूँ बोला। अच्छा, दोनों की राजी मर्जी से शादी? हाँ, राजी मर्जी से शादी हुई। सोनम ने भी पसंद किया था राजा? हाँ, राजा ने पसंद किया, लड़के ने पसंद किया। इन सब बातों को लेकर सोनम के परिवार पर सवाल इसलिए भी उठने लगे हैं क्योंकि यह कहा जा रहा है कि सोनम का पूरा परिवार तंत्र मंत्र और टोटके में काफी यकीन करता है। राजा की मौत के बाद सोनम के परिवार ने उसकी वापसी के लिए भी तांत्रिक की मदद ली थी, यह भी दावा किया जा रहा है। लापता सोनम का पता लगवाने के लिए सोनम के परिवार ने टोटका करवाया था और कहा जा रहा है कि तांत्रिक ने कहा था कि अगर घर के बाहर बेटी की उल्टी तस्वीर टांग दोगे तो वो जल्दी लौट आएगी, जिसके बाद सोनम के परिवार ने उसकी उल्टी तस्वीर घर के दरवाजे पर लटका भी दी थी। राजा रघुवंशी की हत्या का पूरा सच आना अभी बाकी है और इस सच की तलाश में आज इंदौर और मेघालय पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन भी चलाया। पुलिस आरोपी विशाल चौहान को लेकर उसके घर पहुंची। आरोपी विशाल चौहान के घर छानबीन की। दावा है कि विशाल के घर से कुछ अहम सबूत मिले। राजा की हत्या के दौरान विशाल ने जो कपड़े पहने थे वो बरामद हो गए हैं, कहा जा रहा है। वो इन कपड़ों पर राजा के खून के निशान हो सकता है मिले, जो कि अहम सबूत बन सकते हैं। विशाल ही वो आरोपी है जिसके बारे में यह दावा है कि उसने ही राजा पर पहला हमला किया था। इस बीच सोनम के पुराने दोस्त ये मानने को तैयार नहीं है कि वो ऑनलाइन हथियार ऑर्डर कर सकती है, हत्या कर सकती है और मर्डर की प्लानिंग कर सकती है। एक बार सुनिए दोस्तों को। सोनम हम लोग सब साथ में स्कूल जाते थे और पिछले 10 से 15 साल मतलब स्कूल में हम लोग साथ में पढ़े हैं और उसका व्यवहार काफ़ी अच्छा रहा है। धार्मिक कार्य रहा हो, चाहे हमारी गली में कुछ भी परेशानी हो, किसी घर में तक परेशानी हो, तो उसके जो भैया है, उसकी जो फैमिली है, साथ में हमेशा खड़ी रहती थी। यानी इस कहानी में अभी भी कई ट्विस्ट आ सकते हैं। भाई, राज का परिवार कह रहा है कि दोनों भाई बहन थे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे ही नहीं। सोनम का परिवार कह रहा है कि भाई दोनों जो है वो जांच होनी चाहिए इस मामले की। राजा का परिवार कह रहा है कि सोनम ने ही कराया, उसको तो फांसी होनी चाहिए। दोस्त कह रहे हैं कि सोनम ऐसा नहीं कर सकती। मतलब अलग अलग तरह की बातें हैं। सूत्रों के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं, कुछ नहीं आ रही हैं और अभी जांच आगे बढ़ रही है। लेकिन जो भी हो, इस खबर ने देश को हिलाकर रख दिया है। रिश्तों की जो नींव होती है उसको हिलाकर रख दिया। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, जिसमें दिखाऊंगा पाकिस्तान की जबरदस्त धुलाई करने वाली टीम से जब पीएम मोदी मिले तो क्या गजब हुआ। पाक की धुलाई करने वाली टीम से पीएम मोदी की मुलाकात की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई हैं। मोदी का मारक हथियार ओवैसी, जिसने फिर कर दी पाकिस्तान की ऐसी की तैसी, आज उसके बारे में भी बताऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले पाकिस्तान की घर में घुसकर धज्जियां उड़ाई, फिर विदेशों में अपनी टीमें भेजकर पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया। ये टीमें जब दुनिया भर में पाकिस्तान की धुलाई करके देश लौटी हैं तो पीएम मोदी इनसे मुलाकात कर रहे हैं और इसकी आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें और वीडियोस दिखाता हूं। पीएम मोदी ने आज उन सारे डेलीगेशन से मुलाकात की जो दुनिया के अलग अलग देशों में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भेजे गए थे। शशि थरूर से पीएम मोदी मिले, उसकी तस्वीरें आप देखिए। मनीष तिवारी वहां दिख रहे हैं, उनसे रिपोर्ट ली कि हाँ भाई बताइए आप लोग गए, क्या हुआ। आनंद शर्मा दिख रहे हैं। गुलाम नबी आजाद से पीएम मिले हैं, कांग्रेस के आनंद शर्मा से मिले हैं, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी से मिले हैं, एनसीपी की सुप्रिया सुले से मिले हैं, उन्होंने बातचीत की है। डीएमके की कनिमोई से मिले हैं। ये तस्वीरें देखकर देश की राजनीति में वो लोग बहुत जल भुन रहे होंगे जो भारत की कूटनीति पर सवाल उठा रहे हैं। ये तस्वीरें कांग्रेस को भी अच्छी नहीं लग रही होंगी क्योंकि उसकी पार्टी के नेता ही नहीं बल्कि इंडी गठबंधन के नेताओं से पीएम मोदी मिल रहे थे। ये तस्वीरें देखिए, शशि थरूर, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, सब किस तरीके से मिल रहे हैं। वहां पर प्रियंका चतुर्वेदी से मिल रहे हैं वो। लेकिन जो इंडी अलायंस है, विपक्ष है, उसका इकोसिस्टम है, वो इस बात को नहीं समझता कि सबसे पहले देश है, फिर पॉलिटिक्स आती है। पीएम मोदी ने राजनीति को एक साइड में रखकर देश की बात दुनिया में बताने के लिए हर दल की टीम को भेजा। और ऐसा नहीं कि काम निकल गया तो अब निकलो, सबसे मिले हैं, सबसे पूछा है, जाना है, उनको एहसास कराया है कि वी वैल्यू यू। आपने देश के लिए अपनी पार्टी को साइड रख के जो किया है हम उसको महत्व देते हैं। देखिए सलमान खुर्शीद से मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इस पर भी राजनीति की थी। अच्छा, मैं आपको एक चीज और दिखाऊं, इसमें आपको असुद्दीन ओवैसी नहीं दिख रहा है। ओवैसी कहां गायब हो गए? ओवैसी दिल्ली आए थे लेकिन इस कार्यक्रम में नहीं दिख रहे। ओवैसी क्यों नहीं दिख रहे हैं ये आगे बताऊं,
लेकिन आप देखिए कि जो लोग सवाल उठा रहे थे, शशि थरूर पे कांग्रेस वालों ने कितने सवाल उठाए, लेकिन ना शशि थरूर जैसे नेताओं ने इसकी परवाह की, ना पीएम मोदी ने इसकी परवाह की कि विरोधी क्या कहें, क्योंकि नरेंद्र मोदी का एक ही मकसद है कि पाकिस्तान को हर तरफ से धोया जाए। भारत ने 7 डेलीगेशन भेजे थे जो दुनिया के अलग अलग 33 देशों में गए थे और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बुरी तरह से धोया। ऑपरेशन सिंदूर भारत ने क्यों किया, दुनिया को बताया। आज पीएम मोदी को डेलीगेशन के सदस्यों ने डिटेल रिपोर्ट दी। डेलीगेशन में शामिल सदस्य जैसे शशि थरूर, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, अनुराग ठाकुर, निशिकांत दुबे, मनीष तिवारी, पीएम मोदी को अपने टूर के बारे में जानकारी दी। उन्होंने जिस देश में डेलीगेशन गया वहां किस तरह का रिस्पांस मिला यह बताया गया, भारत को किस तरह का समर्थन मिला यह सब पीएम मोदी को बताया गया। भारत के 7 डेलीगेशन विदेश गए थे और इसमें सबसे ज्यादा चर्चा हुई ओवैसी वाले डेलीगेशन, जिसकी अध्यक्षता जय पांडा कर रहे थे। आज ओवैसी को भी पीएम मोदी से मिलना था, लेकिन अचानक ओवैसी वहां नहीं पहुंचे। इसकी वजह क्या है आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये देखिए कि भाई ओवैसी विदेश गए भारत के डेलीगेशन में। ओवैसी ऐसे नेता हैं जिनकी चर्चा भारत के साथ पूरे पाकिस्तान में हो रही है, क्योंकि ओवैसी ने ही पाकिस्तान को सबसे बुरी तरह से एक्सपोज किया। ओवैसी की बातों से पाकिस्तान में कैसी आग लगी है, जरा उसकी एक झलक भी देखिए, फिर बताता हूं ओवैसी कहां गायब हो गया आज। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। छोड़िए ना, बचपने की बातें नहीं करना। पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। इनको आईने में अपनी सूरत देखना चाहिए। तुम कौन सा मिसाइल टेस्ट करते, टेस्ट कर लो, याद रखो, मगर भारत तुम्हारे से ताकतवर है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले तो ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकियों को ठोका। उसके बाद दुनिया भर में पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए जो मिशन छोड़ा और छेड़ा, उसके लिए आप तस्वीरें देखिए कि उसमें जो स्ट्राइक करने वाले लोग वो किस तरीके से अब मिलकर आए। और उसमें सबसे बड़ा हथियार असदुद्दीन ओवैसी और शशि थरूर जैसे नेता थे। सबसे ज्यादा चर्चा शशि थरूर और ओवैसी की हुई, क्योंकि वो नेता हैं जो भारत में तो पीएम मोदी और बीजेपी पर हमलावर रहे थे, लेकिन जब देश की बात आई तो भारत के पक्ष में खड़े दिखते हैं। शशि थरूर नरेंद्र मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके नेता हैं, कांग्रेस के। ओवैसी न सिर्फ नरेंद्र मोदी और बीजेपी की पॉलिटिक्स का विरोध करते हैं, बल्कि वो मुसलमान भी हैं, और इसलिए पाकिस्तान के नैरेटिव को तोड़ना कि भारत में मुसलमान बड़ा परेशान है, हम तो कश्मीर के मुसलमानों की बात करते हैं, ओवैसी ने जाकर धज्जियां उड़ा दी। यानी नरेंद्र मोदी की स्ट्रैटेजी एकदम परफेक्ट रही, और खास तौर पर ओवैसी ने पाकिस्तान को ऐसे ऐसे जख्म दिए कि पाकिस्तान में आज भी ओवैसी की चर्चा होती। पीएम मोदी ने जो काम किया था उसे ओवैसी ने बखूबी पूरा किया, और इसका नतीजा यह हुआ कि आज पाकिस्तान में ओवैसी को न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। पाकिस्तान के मौलाना तो ओवैसी का नाम ले लेकर तकरीरें कर रहे हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज और सेना प्रमुख ओवैसी की दलीलों की काट नहीं खोज पा रहे। यह थी नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। आप देखिए ओवैसी ने कैसे पाकिस्तान के नैरेटिव को तार तार कर दिया। भाई पाकिस्तान ने कहा वो आतंकवाद से पीड़ित है, ओवैसी ने कहा पाकिस्तान आतंकवाद की दुकान है। पाकिस्तान ने कहा भारत ने हमला किया, ओवैसी ने कहा भारत ने आतंकवाद पर अटैक किया। पाकिस्तान ने कहा भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, ओवैसी ने कहा भारत में 20 करोड़ मुसलमान सुरक्षित रहते हैं। पाकिस्तान ने कहा भारत आतंकवाद फैला रहा है, ओवैसी ने कहा भारत सालों से आतंकवाद से पीड़ित है। पाकिस्तान ने कहा हमारा आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है, ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान मानवता के लिए दुश्मन है। पाकिस्तान ने कहा हम भारत को करारा जवाब देंगे, ओवैसी ने कहा मलेरिया की दवा तो तुमसे बनती नहीं, तो हमसे क्या टक्कर लोगे। सबसे बड़ी बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी ने यह सारी बातें मुस्लिम देशों में जाकर कहीं। पाकिस्तान जो बात बात पर मुसलमान देशों का हवाला देता है कि वो उसके साथ हैं, उन्हीं देशों में ओवैसी ने पाकिस्तान को भिगो भिगो के धोया। यानी नरेंद्र मोदी ने जो रणनीति बनाई थी उसमें सबसे बड़ा हथियार शशि थरूर और ओवैसी जैसे नेता भारत के लिए साबित हुए।
भारत से लेकर अलग अलग देशों तक ओवैसी ने पाकिस्तान को कायदे से रगड़ा। एक बार ओवैसी ने कैसे पीएम मोदी के लिए वो स्ट्राइक की जो भारत के बहुत काम आ रही है, उसकी एक झलक दिखाता हूं। पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग नहीं गए वहां पर, वरना इन पागलों को हमको देखना पड़ता। जो लोग गए उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। हमको पाकिस्तान से कभी मतलब था ना कभी रहेगा। अरे ये तुमको शर्म नहीं है कि तुम्हारे मुल्क को चीन के पास गिरवी करती हो और तुम इस्लाम की बात करते हो। वो चीन जो जिनजियांग में मुसलमानों को 20 लाख मुसलमानों को कैद में बंद कर दिया, जिनको जबरन सूअर खिलाया जा रहा है चीन में, आज वो मिनिस्टर इस्लाम की कामयाबी की बात करता है। पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए भारत के 7 डेलीगेशन ने किस तरह से काम किया और कैसे पीएम मोदी के इस फैसले से आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर और भारत के स्टैंड को दुनिया ने माना, अब आपको यह भी बताता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कोलंबिया ने पाकिस्तान के पक्ष में स्टेटमेंट दिया। कोलंबिया ने ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के प्रति संवेदना जताई। भारत के डेलीगेशन ने कोलंबिया की सरकार को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया। भारत का स्टैंड समझने के बाद कोलंबिया ने पाकिस्तान के पक्ष में जो अपना स्टेटमेंट दिया था वो वापस ले लिया और इसी तरह से अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से भारत का डेलीगेशन मिला। जेडी वेंस ने काफी देर भारत के डेलीगेशन से बात की और ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के स्टैंड को समझा। इसी तरह मलेशिया ने भारत के डेलीगेशन का प्रोग्राम कैंसिल करने की पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी। पाकिस्तान ने मुस्लिम देश का हवाला देते हुए मलेशिया से भारत के डेलीगेशन के कार्यक्रम को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन मलेशिया ने पाकिस्तान की मांग ही ठुकरा दी और भारत के डेलीगेशन के सारे प्रोग्राम आयोजित हुए। यानी जहां जहां भारत के सांसदों का डेलीगेशन गया वहां पाकिस्तान की पोल पट्टी खुलती चली गई। मुस्लिम देशों में ओवैसी ने मोर्चा संभाला। सऊदी अरब के बड़े नेताओं के सामने ओवैसी ने पाकिस्तान का मुस्लिम कार्ड फेल कर दिया। सुनिए ओवैसी को जो बता रहे हैं कि किस तरह मीटिंग की तैयारी तक की गई थी। इतना बैक टू बैक मीटिंग्स थे और फिर उस मीटिंग से जाने से पहले जय पांडा सबको बुलाकर बात करके, भाई इसमें हमको इनसे मिल रहे हैं, इस तरह बोलना है। उसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, मैं हूँ, श्रृंगला साहब हैं। एक कलेक्टिवली रात भर बैठकर बात करना, फिर सुबह जाने से पहले फिर बात करना, फिर जाना, फिर मीटिंग से निकलने के बाद कैसा महसूस हुआ, फिर नेक्स्ट मीटिंग में कैसा करना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि रियाद में हमारी मीटिंग हिज एक्सेलेंसी आदिल जुबैर साहब से हुई, जो एक जमाने में फॉरेन मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर सऊदी अरेबिया के। 2 घंटे मीटिंग चली, 2 आवर्स। लेकिन आपके मन में भी सवाल होगा, अगर ओवैसी इतने शिद्दत से पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे थे तो आज प्रधानमंत्री मोदी से मिलने क्यों नहीं पहुंचे? वो जो तस्वीरें आई आज मुलाकात की, उसमें ओवैसी क्यों नहीं दिख रहे हैं? उसकी वजह अब आपको बताता हूं। ओवैसी दरअसल इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, लेकिन ओवैसी के कहा जा रहा है कि जो करीबी रिश्तेदार हैं उनकी कुछ सेहत बिगड़ गई थी, उनकी शायद बाईपास सर्जरी होनी थी और इसके लिए ओवैसी को अचानक दुबई जाना पड़ गया और इसलिए ओवैसी इस कार्यक्रम में नहीं आए। ऐसा नहीं है कि वो इससे बच रहे थे या इसमें आना नहीं चाहते थे या नरेंद्र मोदी से मिलना नहीं चाहते। ओवैसी आना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक कारणों से जो है उन्हें दुबई जाना पड़ा और वो इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए। लेकिन ओवैसी आए ना आए, देश में जो गर्मी आई है बॉस, बाप रे बाप। पाठशाला में अगला चैप्टर, कहीं घर में आग लग जा रही है, कहीं एसी में ब्लास्ट हो रहा है, ऊपर से जला देने वाली गर्मी, गजब गजब कांड हो रखे हैं। अचानक ऐसी जला देने वाली गर्मी आई क्यों है और जाएगी कब? पाठशाला में अब ये बताने वाला चैप्टर खोल रहा हूं। आधे हिंदुस्तान में इस वक्त ऐसी गर्मी पड़ रही है कि लोग कह रहे हैं कि कूलर पंखे तो छोड़ दो, एसी लोग चेक कर रहे हैं बॉस कि एसी चल नहीं रहा है क्या, गैस निकल गई है क्या, एसी काम नहीं कर रहा है, एसी फेल हो जा रहा है। चलते एसी के नीचे बैठकर लोगों को लग रहा है कि एसी काम नहीं कर रहा है। ऐसी भीषण गर्मी है कि एसी बाप बाप कर दे रहा है और घर से बाहर निकल जाओ तो ऐसा लग रहा है जैसे शरीर को किसी ने तंदूर में डाल दिया। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक ऐसी गर्मी पड़ रही है जो बर्दाश्त से बाहर की। हालत यह हो गई है कि कहीं एसी में ब्लास्ट हो जा रहे हैं, कहीं हल्की सी चिंगारी भीषण आग की वजह बन जा रही है। इस गर्मी से जान बचाने के लिए जिसे मौका मिल रहा है पहाड़ों की तरफ भागा जा रहा है, लेकिन वहां लोगों को नई आफत से सामना करना पड़ रहा है।
क्या उत्तराखंड, क्या हिमाचल, सड़कों पर ऐसा भयंकर ट्रैफिक जाम लग गया है, 1-1 किलोमीटर की दूरी तय करने में घंटों लग जा रहे हैं। आज पाठशाला में आधे हिंदुस्तान में गर्मी से मचे हाहाकार के पाकिस्तानी कनेक्शन के बारे में भी बताऊंगा। राजधानी दिल्ली में आज गर्मी ने अपना भीषण रूप दिखाया। तापमान 44 डिग्री सेल्सियस को टच कर गया, जिसने दिल्ली वालों के पसीने निकाल दिए। गर्मी की वजह से आग लगने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। आज एक घटना दिल्ली के द्वारका में हुई, जहां एक छोटी सी चिंगारी से भड़की आग ने पूरे फ्लैट को अपनी चपेट में ले लिया। आग फ्लैट में बने मंदिर से भड़की और पीवीसी पैनल होने की वजह से देखते ही देखते पूरे फ्लैट में आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी। आप तस्वीरें देखिए बॉस, इतनी खौफनाक तस्वीरें हैं। आग द्वारका के शब्द अपार्टमेंट के टॉप फ्लोर में लगी। आग इतनी भीषण थी कि जान बचाने के लिए फ्लैट में मौजूद 2 बच्चों और उनके पिता ने नीचे छलांग लगा दी, क्योंकि वो बच नहीं सकते थे। तीनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। सुनिए एक बार। It's going bad, please do something fast. 3 लोग नीचे गिर गए हैं। It's going bad, please do something fast. 3 लोग नीचे गिर गए हैं। चश्मदीदों के मुताबिक अपार्टमेंट के टॉप फ्लोर में आग लगने के दौरान एसी में ब्लास्ट होने की आवाज सुनाई दी। आप भी चश्मदीदों को एक बार सुनिए। 10 के टाइम की बात है, मैं इधर से रास्ते से गुजर रहा था तो बहुत तगड़ी धुआं लगी हुई थी, तो हमने बाइक यहाँ पे बगल में खड़ा करा, देखा तो 7-8 आदमी एक साथ ही फ्लोर से नीचे कूद गए। आपके सामने कूदे? हाँ जी, भीषण आग थी और आग से एसी भी ब्लास्ट कर रहा था। अच्छा। तो हमने कोशिश करी 2 बच्चे को बचाने की, लेकिन वो बचा नहीं पाया। वो मैं लेके आकाश हॉस्पिटल गया, लेकिन डॉक्टर ने सॉरी बोल दिया। उसके लिए छोटी सी गुड़िया थी 8-9 साल की और एक बच्चा था 10-11 साल का, लेकिन वो बच्चे बच नहीं पाए। सोचिए कितनी दुखद घटना है कि एक तो पहले वो आग में फंस गए, कुछ नहीं सूझा होगा तो पिता ने बच्चों के साथ छलांग लगाया कि शायद बच जाए, हड्डी टूटेगी लेकिन बच जाए। लेकिन न पिता बचे न दोनों बच्चे बचे। हालांकि एक थ्योरी ये भी चल रही है, एक बात ये भी कही जा रही है कि घर में हवन हुआ था, शायद उसकी वजह से आग लगी। लेकिन जो भी घटना हुई वो बहुत ही भयावह थी। हालांकि दिल्ली नहीं, उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में इस वक्त भयंकर गर्मी पड़ रही है। घर हो या दुकान को ठंडा रखने वाला एयर कंडीशनर खुद गर्म होकर फटने लगा है। यह तस्वीर दिल्ली के जनकपुरी इलाके की है, जहां घर में लगे एसी में ब्लास्ट होने से अफरा तफरी मच गई। एसी के आउटर यूनिट में लगी आग ने पूरे घर को चपेट में ले लिया और फ्लैट में सब कुछ जलकर खाक हो गया। एसी की वजह से लगी आग ने पूरे फ्लैट को खंडहर बना दिया। घर में रखा पूरा सामान जल गया और दीवारों का पेंट तक उतर गया। इसी तरह यूपी के झांसी में एक शोरूम में लगे एसी के आउटर यूनिट में भीषण गर्मी की वजह से आग लग गई। कुछ ही देर में आग नीचे के फ्लोर तक पहुंच गई। फायर ब्रिगेड की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका। भाई लोग इतनी गर्मी है कि चला के छोड़ दे रहे हैं एसी, और एसी जो है वो अब उसकी सर्विस हुई नहीं हुई पता नहीं, उसमें कांड हो जा रहा है। देश भर में हीट वेव और लू के लिए नौतपा को वजह माना जाता रहा, जो इस बार 25 मई से शुरू होकर 2 जून को खत्म हो चुका है। लेकिन नौतपा खत्म होने के बाद आधा हिंदुस्तान तपती गर्मी में झुलसने लगा है। इस झुलसाने वाली गर्मी का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक नौतपा खत्म होने के बाद अब पाकिस्तान के रेगिस्तानी इलाकों से सूखी और गर्म पश्चिमी हवाएं भारत पहुंच रही हैं। इनकी सबसे ज्यादा मार राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में पड़ रही है। इन राज्यों के ज्यादातर इलाकों में भयंकर लू चल रही है। दिल्ली में अगले 3 दिनों तक हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के कई जिलों में भी भीषण हीट वेव का रेड अलर्ट है, जबकि पश्चिमी यूपी के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मैदानी इलाकों में गर्मी के 3rd डिग्री टॉर्चर से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने पहाड़ों की तरफ कूच करना शुरू कर दिया है। हालत यह है कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के टूरिस्ट स्पॉट खचाखच भरने लगे। भाई जिसको जो समझ में आ रहा है आसपास के इलाकों में चला जा रहा है कि भाई वहां ठंडक मिलेगी। ये तस्वीरें नैनीताल की तरफ जाने वाली सड़क की है। इसमें कई किलोमीटर तक गाड़ियों की कतार ही कतार नजर आ रही है। आप देखिए ना बॉस, खाली गाड़ी खड़ी है सड़क पर। ट्रैफिक जैम लग गया, इतना भीषण कि नैनीताल पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में घंटों लग जा रहे हैं। इस बीच नैनीताल से कुछ दूर पहले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिसकर्मी माइक से अनाउंसमेंट करता नजर आ रहा है। पुलिसकर्मी लोगों से अपील कर रहा है कि नैनीताल फुल हो चुका है, सभी लोग अपने अपने घरों को लौट जाएं। अब एक तस्वीर और देखिए, यह नैनीताल के पास मौजूद कैंची धाम की है, जहां सड़क पर भयंकर ट्रैफिक जाम लग गया है। सड़क से कैंची धाम तक पहुंचने वाला रास्ता भीड़ से खचाखच भरा नजर आ रहा है। कुछ ऐसा ही हाल उत्तराखंड के रामनगर में मौजूद जिम कॉर्बेट पार्क जाने वाली सड़क का भी है।
सड़कों पर ऐसा जाम लगाया कि सिर्फ 21 किलोमीटर का सफर तय करने में 7-7 घंटे लग जा रहे हैं। मसूरी में भी पर्यटकों की इतनी भारी भीड़ उमड़ी है कि शहर तक पहुंचने वाले रास्तों पर गाड़ियां रेंग रेंग कर चलने को मजबूर है। अब एक और तस्वीर देखिए, हरिद्वार से होते हुए लोग ऋषिकेश और दूसरे हिल स्टेशन की तरफ कूच कर रहे हैं, जिसकी वजह से हरिद्वार की सड़कें जाम हो गई। हरिद्वार में एक जंगली हाथी भी ट्रैफिक जाम में फंस गया। यह तस्वीर हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे की है, जहां एक जंगली हाथी अचानक हाईवे पर आ गया और हाईवे को पार करने के लिए काफी देर तक रास्ता ढूंढता रहा। उस देर तक ट्रैफिक जाम में फंसे हाथी को देखकर गाड़ी में बैठे लोगों की सांसें अटक गई। भाई वो थोड़ी रास्ता कुछ देर नहीं मिलेगा, फिर चढ़ जाएगा गाड़ी में। था हालांकि कुछ देर बाद हाथी को रास्ता मिल गया और वो वहां से निकल गया। तो ये भी अलग ही परेशानी है कि कहीं गर्मी है, ठंड में जाइए तो वहां जाम है, क्या ही करेगा आदमी भाई।